तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट का नाम है SIEE, सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के बारे में, कंजप्शन कंज्यूमर के बारे में, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के बारे में, सेविंग के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। इन सब के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ यूटिल और यूटिलिटी को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे यूटिलिटी और यूटिल के बारे में। यूटिलिटी और यूटिल क्या होते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को उपभोग करने के बाद हमें जो सेटिस्फैक्शन फील होती है, उसी सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं। मतलब कि हमने किसी भी वस्तु का उपभोग किया, किसी भी वस्तु को हमने इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन हमें फील होती है वो यूटिलिटी कहलाती है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास एक एप्पल है। इस एप्पल को खाने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो उसकी यूटिलिटी कहलाएगी। मान लो कि मैं इस एप्पल को खाता हूं, इस एप्पल को खाने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, मेरे को ये एप्पल बहुत पसंद है, तो इसको खाने के बाद जो मुझे सेटिस्फैक्शन फील होगी वही यूटिलिटी कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे जो संतुष्टि होती है, उपयोगिता होती है, वो हर एक उपभोक्ता के लिए, हर एक कंज्यूमर के लिए अलग अलग हो सकती है। मान लो कि मैं जो ये एप्पल खा रहा हूं, इसको खाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है क्योंकि मेरा फेवरेट है, ठीक है। अगर मैं एप्पल किसी ऐसे पर्सन को खिलाऊं जिसको एप्पल नहीं पसंद है, जिसको बहुत कम पसंद है, जिसको एप्पल से एलर्जी है, नहीं खाना चाहता, तो अगर उसको ये एप्पल खिलाया जाएगा तो उसके लिए इसको खाने के बाद उसको यूटिलिटी कम मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जब उसको पसंद ही नहीं है तो उसको खाने के बाद उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, बल्कि हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो जाए, वो वॉमिटिंग कर दे। तो हर एक वस्तु में उपयोगिता होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो कंज्यूमर है वो उस वस्तु के लिए या वो वस्तु उसके लिए कितनी ज्यादा फेवरेबल है। मतलब वो वस्तु उसको कितनी ज्यादा पसंद है, कितनी ज्यादा नापसंद है। इस बात पर भी किसी भी वस्तु की उपयोगिता निर्भर करती है। लेकिन किसी भी वस्तु से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते। भाई इसको खाने के बाद कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो कैसे मेजर करेंगे? तो उसको मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन समझने के लिए हम उसको नंबर्स दे सकते हैं। जब उसको हम नंबर्स देते हैं तो वो नंबर ही उसका यूटिल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इस एप्पल को खाने के बाद मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिली, तो अब मैं इसको एक रैंक देना चाहता हूं कि भाई 10 में से मैं इसको कितनी रैंक दूंगा। मान लो कि मेरा तो ये फेवरेट है, तो मैं तो इसको रैंक दूंगा 10 में से 10, यानी कि मेरे लिए इस एक एप्पल को खाने के बाद मुझे 10 यूटिल मिलते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं इस एप्पल को किसी ऐसे पर्सन को दूं जिसको ये नहीं पसंद है या कम पसंद है, तो जब वो इस एप्पल को खाएगा तो एप्पल खाने के बाद उसको उतनी ज्यादा संतुष्टि नहीं होगी, तो वो उसको 10 में से कितनी रैंक देगा? मान लो 2 या 3। तो यानी कि यहाँ पे जो 2 और 3 नंबर है, इस नंबर को ही हम यूटिल कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता को जो मेजरमेंट नंबर हम दे रहे हैं या जिस नंबर से मेजरमेंट करते हैं वही क्या कहलाता है? यूटिल। तो आपको उपयोगिता पता चल गई, यानी यूटिलिटी पता चल गई, और यूटिल्स क्या होते हैं वो भी आपको पता चल गए। यहां पर मैंने सारी डेफिनेशन दे दी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं आता हूं एप्पल को खा के। तो दोस्तों बात करते हैं कंज्यूमर के बारे में और कंजम्पशन के बारे में। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इस दुनिया का हर एक इंसान कंज्यूमर है, ठीक है। याद रखो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो कंज्यूमर नहीं है, जो कस्टमर नहीं है। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता हिंदी में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं का उपभोग करता है, वस्तुएं खरीदता है, उनका इस्तेमाल करता है या फिर किसी चीज को खाता है। तो जब वो पर्सन किसी चीज का इस्तेमाल करता है तो वो पर्सन, वो इंसान ही क्या कहलाता है? कंज्यूमर। इस दुनिया में हर एक इंसान एक कंज्यूमर है। ये तो हुई कंज्यूमर की बात। अब बात करते हैं कंजम्पशन क्या होता है, यानी कि उपभोग क्या होता है। उपभोक्ता अलग है, उपभोग अलग है। उपभोग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को खाते हैं, जब हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को ही हम कंजप्शन कहते हैं या फिर उपभोग कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने खाना रखा हुआ है, ठीक है, हमने खाना ऑर्डर किया है, खाना हमारे सामने रखा हुआ है, हम है कंज्यूमर क्योंकि हमने ऑर्डर किया है। तो जब तक हम उस खाने को खाएंगे नहीं, उपभोग होगा ही नहीं, कंजप्शन होगा ही नहीं। तो जैसे ही हम उसका एक बाइट उठाकर खाएंगे तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंजप्शन, यानी कि उपभोग। तो ये हुआ कंज्यूमर और कंजप्शन के बारे में, उपभोक्ता और उपभोग के बारे में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर के बारे में। प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर क्या होता है इसको भी अच्छे से समझते हैं।
प्रोड्यूसर एक ऐसा आदमी होता है जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है। देखो नाम से ही समझ आ रहा है प्रोड्यूसर, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज को प्रोड्यूस करता हो। फॉर एग्जांपल जो किसान होते हैं वो सब्जियां ग्रो करते हैं, ठीक है, और खेती बाड़ी करते हैं तो अनाज ग्रो करते हैं, तो किसान क्या कहलाएंगे? किसान कहलाएंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। और जिस वस्तु को उन्होंने तैयार किया वो वस्तु क्या हो जाएगी? वो वस्तु कहलाएगी प्रोडक्शन, ठीक है। उस वस्तु को ही हम प्रोडक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के मालिक ने बहुत सारे पेन तैयार करवाए, तो फैक्ट्री का मालिक कहलाएगा प्रोड्यूसर। लेकिन जो उसने पेन तैयार किए हैं तो पेन उसको क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन। एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है, प्रोड्यूसर को ही सेलर भी कहते हैं, ठीक है। सेलर और प्रोड्यूसर दोनों सेम ही होते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि जो प्रोड्यूस करता है वो बेचता भी है। तो प्रोड्यूसर सेलर, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि जो उत्पादक है और जो विक्रेता है, क्या दोनों अलग होते हैं? दोनों सेम ही माने जाते हैं, क्योंकि दोनों ही बेचने का काम करते हैं, ठीक है। क्या हम विक्रेता को भी प्रोड्यूसर कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि वो भी माल को कहीं ना कहीं से अरेंज करके सप्लाई करता है। तो सेलर और प्रोड्यूसर दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं मनी स्पेंडिंग के बारे में। मनी स्पेंडिंग दो तरीके से होती है, या तो वो एक्सपेंडिचर की फॉर्म में होगी या फिर वो होगी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपने जो पैसा खर्चा, जो भी आपने पैसा खर्च किया अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, वो पैसा आपको कोई प्रॉफिट नहीं देने वाला। मतलब उस पैसे को आपने खर्च किया लेकिन फ्यूचर में उसका आपको कोई प्रॉफिट रिटर्न नहीं होगा, वो आपका खर्चा हो गया, उसी को हम एक्सपेंडिचर कहेंगे। दूसरी तरफ होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने अपने पैसे को खर्च किया इस पर्पस से कि फ्यूचर में आपको उसका क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा, यानी कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब वो प्रॉफिट आपको मिलेगा तो जो पैसा आपने खर्च किया था वो आपको क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। इसका एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मेरे को फोन खरीदने का बहुत मन है, मेरा फोन चलाने का मन है, तो मैं एक मोबाइल खरीद लिया। तो मैंने मोबाइल के ऊपर जो पैसा खर्च किया 10,000, 15,000 या 20,000, वो मेरा खर्चा कहलाएगा, क्योंकि मुझे उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए मोबाइल को खरीदा था। लेकिन अगर मैं 15-20 हजार रुपए को किसी और जगह, किसी दुकान को खोलने में लगा देता हूं या किसी बिजनेस में लगा देता हूं, तो वो खर्चा मैंने इस पर्पस से किया कि उसको लगाने के बाद या उसको खर्चने के बाद मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब जो मैंने खर्चा किया था वही मेरा क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा। एक्सपेंडिचर में कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टमेंट में जब भी पैसा खर्च किया जाता है उसमें हमेशा हमारा पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट को कमाना। एक चीज और याद रखनी है कि जो हम पढ़ाई पे पैसा खर्च करते हैं, जो भी एजुकेशन पे हम खर्चा करते हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि जो भी एजुकेशन के ऊपर हम खर्चा करते हैं वो कभी ना कभी हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलता ही है, उसका प्रॉफिट हमें रिटर्न मिलता ही है। तो इसलिए एजुकेशन पे किया गया खर्च एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो अब बात करते हैं सेविंग के बारे में। सेविंग क्या होती है? यानी बचत, ठीक है। बचत डेफिनेशन बताता हूं। इसका मतलब होता है कि ये हमारी इनकम का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको हम फ्यूचर में खर्च करने के लिए अभी सेव करके रखते हैं, ठीक है। बचत क्या होती है? बचत हमारी इनकम का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको हम फ्यूचर में खर्च करने के लिए सेव करके रखते हैं, वही क्या कहलाता है? बचत। मान लो कि मेरी इनकम है 20,000 रुपए, ठीक है। 20,000 रुपए में मैंने 15,000 रुपए खर्च कर दिए और 5,000 रुपए मैंने अपने सेव करके किसी बैंक अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। तो ये मेरे 5,000 रुपए फ्यूचर में मुझे काम आएंगे। मान लो फ्यूचर में मुझे पढ़ाई के ऊपर खर्च करना है या फिर मुझे किसी चीज को खरीदने के लिए खर्च करना है, फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसके लिए जो हम पैसा बचा कर रखते हैं वही हमारा सेविंग कहलाता है। इकोनॉमिक्स में जो दो बेसिक चीजें और हमें समझनी है वो ये, एक है डिमांड और एक होता है सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? डिमांड जिसको हम मांग कहते हैं, सप्लाई जिसको हम पूर्ति कहते हैं। डिमांड का मतलब होता है कि जब कोई उपभोक्ता, जब कोई कस्टमर किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तब वह उस वस्तु की मांग कहलाती है, तब उस वस्तु की डिमांड की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद आप घूम रहे हो, देख रहे हो कि भाई ये चीज अच्छी लग रही है, वो चीज, ये डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड का मतलब है कि जब आप उस दुकान पे गए और आपने डिमांड की, यानी कि आप खरीदने के लिए तैयार हो गए कि भाई मुझे ये वस्तु चाहिए, ये लो पैसे, मुझे ये चीज दो, तो जब आपने उस चीज को खरीदने के लिए आप तैयार हो गए तो तभी वो वस्तु की डिमांड कहलाती है। सिर्फ दुकान पे जाना या वस्तुओं को देखना, उसके बारे में बात करना डिमांड नहीं होती है। जब आप उसको खरीदने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हो कि हाँ भाई मुझे चाहिए, तो वो कहलाते हैं उस वस्तु की डिमांड। अब बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई का मतलब बिल्कुल मांग की तरह ही है। वहां पे कस्टमर की बात हो रही थी, यहाँ पे बात होगी सेलर की, यानी कि प्रोड्यूसर की। तो यहाँ पे अगर कोई विक्रेता
अगर कोई सेलर किसी वस्तु को बेचने के लिए तैयार हो जाता है या बेचने के लिए उस वस्तु को तैयार रखता है तो वो कहलाती है वस्तु की पूर्ति। ठीक है, यानी कि मान लो कि हलवाई की दुकान है, हलवाई की दुकान पर जो हलवाई है वो अपनी मिठाइयां काउंटर में रखता है इसलिए ताकि वो उनको बेच सके। तो जो वस्तु मार्केट में बिकने के लिए तैयार होती है वही क्या कहलाती है? पूर्ति। पूर्ति में सेलर होता है, लेकिन जब डिमांड की बात आती है तो वहां पे कस्टमर होता है, यानी कि कस्टमर डिमांड करता है और जो सेलर है, प्रोड्यूसर है, वो सप्लाई करता है। तो डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दोस्तों बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि संसाधन। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो होते हैं जिससे हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? इन रिसोर्सेज को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फर्म। इन चारों रिसोर्सेज को जब कंबाइन करते हैं, ये चारों रिसोर्सेज जब मिलते हैं तभी किसी वस्तु का प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर इनमें से एक भी रिसोर्सेज हम स्किप कर देंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंड नहीं है तो कहां बनाएंगे? हवा में, कैसे पॉसिबल है? अगर मान लो हमारे पास लेबर नहीं है तो काम करने कौन आएगा? अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है यानी कि पैसा नहीं है तो पैसा लगाएंगे नहीं तो प्रोडक्शन कैसे होगा? अगर हमारे पास फर्म नहीं है तो बिना फर्म के प्रोडक्शन कहां करेंगे? तो ये चारों ही रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चारों रिसोर्सेज को हम जोड़े, इन चारों रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तभी किसी वस्तु का प्रोडक्शन पॉसिबल है। लेकिन ये चारों रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड होते हैं। जैसे लैंड है, लिमिटेड है भाई, पूरी अर्थ भी तो लिमिटेड है। ठीक है, एक ही तो अर्थ है, बहुत सारी अर्थ तो है नहीं, तो जो इसके ऊपर जमीन है वो भी लिमिटेड है। पैसे की बात करें हम, कैपिटल, वो भी क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, किसी के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी होगा, उसके पास भी कोई तो काउंटिंग होगी ना कि भाई कितना पैसा है। ऐसी बात करें लेबर की, लेबर भी अनलिमिटेड नहीं होती, वो भी लिमिटेड होती है। फिर बात करें हम फर्म की, तो फर्म भी लिमिटेड होती है। तो इसका मतलब सारे संसाधन लिमिटेड होते हैं और ये संसाधन लिमिटेड हैं, इसलिए ही इकोनॉमिक्स बनी है। अगर ये संसाधन अनलिमिटेड होते तो इकोनॉमिक्स नहीं बनती। आज हम ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे होते क्योंकि इकोनॉमिक्स के बनने का सबसे मेन रीजन यही है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर ये अनलिमिटेड होते तो ना आप पढ़ने आते और ना मैं पढ़ाने आता।